नमस्कार दोस्तों, राम राम खमागणी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग, और उनमें हम आज पढ़ेंगे जैसलमेर का दुर्ग। नाम से पता चल रहा है जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर किले के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, क्या जानकारी है इसके बारे में। तो सारी जो फैक्चुअल फैक्चुअल डिटेल है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय गए स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। जैसलमेर किले का निर्माण यहाँ पर जो है, अच्छा, जैसलमेर में जो है भाटी राजपूत है। कौन थे? भाटी राजपूत। भाटी राजपूत, तो भाटी राजपूतों में एक नाम था जिनका नाम था जैसल भाटी। क्या नाम था? जैसल भाटी में 1155 के अंदर। कब? 1155। 1155 के अंदर जो है जैसल भाटी ने जो है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण जैसलमेर के अंदर करवाया था। तो ये हमने इसके निर्माण से संबंधी जो है जानकारी पढ़ी थी। 1155 के अंदर इसका निर्माण करवाते हैं। अच्छा, जब ये निर्माण चल रहा होता है सॉरी, जब ये निर्माण चल रहा होता है तब क्या होता है, बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर बाद में इनके बेटे होते हैं, इनके उत्तराधिकारी होते हैं शालिवाहन। तो शालिवाहन सेकंड जो होते हैं फिर इसके आगे का निर्माण करवाते हैं। यानी कुल मिला के इसका जो किले का निर्माण जो स्टार्ट हुआ था वो तो जैसल भाटी के समय हुआ था, लेकिन इसको कंप्लीट करवाते हैं शालिवाहन सेकंड, तो इस राव जैसल के बेटे थे। आगे की अगर हम बात करें तो इस किले की और क्या विशेषता है, जैसे ये एक त्रिकुट पहाड़ी पर बना। त्रिकुट पहाड़ी क्या, ये तो जो एक पहाड़ी है ना, ट्राइंगल, त्रिभुजाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। तो इसकी आकृति भी कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा। अच्छा, अब हम इसकी ये जो स्थापत्य है, यानी इसका आर्किटेक्चर है, वो किस प्रकार का है, यानी कैसे ये बना हुआ है, वो देखेंगे। तो ये जो किला है, ये एक इसी अनोखी विशेषता है जो हम आज के जमाने में तो सोच भी नहीं सकते। तो ये जो किला है ना, ये किला जो है बिना चूने के बना हुआ है। बिना चूने के, बिना चूने के बना है। ये किला किससे बना हुआ है? बिना चूने के बना हुआ है, यानी इसमें चूने का जो यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इसमें जो है पीले पत्थरों का यूज हुआ। किसका यूज हुआ है? पीले पत्थर। तो पीले पत्थरों का यूज और बिना चूने के जो है इसका निर्माण हुआ है। बिना चूने के जो है, देखो भाई, आज जो हम घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो 1 2 3 साल में क्या होता है, घर के अंदर सीलन आने लगती है, या हो सकता है फर्श उखड़ जाता है, या छत में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये जो किला है बिना चूने के 1155 से बना हुआ है, तो इसके अंदर देखो आज भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये नहीं सोचो कि उस टाइम जो है टेक्नोलॉजी कितनी उनके उन लोगों के पास थी। आज हम भले ही टेक्नोलॉजी के नाम पर जो है बहुत सारी बातें करें कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है वो है, लेकिन उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी थी कि बिना चुने के जो इन्होंने एक गढ़ खड़ा कर दिया, किला खड़ा कर दिया, और वो भी ऐसी पहाड़ी पर। पहाड़ी पर जो है ले जाकर इतने बड़े बड़े पत्थर, पता नहीं उन लोगों ने किस प्रकार से वहां पर ले जाए होंगे कि वहां पर जो है ये इस दूर का निर्माण कर दें। इसकी एक और विशेषता है कि इसकी जो छत है ना, छत वो लकड़ी से बनी है। किससे बनी है? लकड़ी की। छत किसकी है? लकड़ी की। और अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लकड़ी जो है वो उसके अंदर दीमक लग जाए, उधर ही आ जाओ, दीमक लग जाती है, तो उसको उसके ऊपर क्या किया जाता है कि गौमूत्र का जो है लेप किया जाता है, जिससे कि वो सुरक्षित रहती है और आज भी बनी हुई है। तो उसकी जो छत है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो हमने ये बात कर ली चूने चूने से बिना चूने के बना हुआ है। तो बिना चूने के जो है बना, तो क्यों बना हुआ है भाई? चूने चूने का यूज कर सकते थे, तो चूना क्यों नहीं लगाया उन्होंने? चूना वो नहीं कि चूना लगाने वाला, तो चूने का यूज क्यों नहीं किया? चूने का यूज इसलिए इसलिए नहीं हुआ शायद कि जैसलमेर में जो है पानी की कमी है। जैसे अ, इस प्रकार का राजस्थान, और इसकी लोकेशन लगभग
इधर वाली एग्जैक्ट नहीं, इधर वाली लोकेशन तो रेगिस्तान है पूरा, तो पानी तो संभावना ही नहीं है, और उस टाइम तो बहुत कम रहा होगा। तो हो सकता है कि पानी का जो है यूज कम हो या पानी नहीं हो, इस वजह से जो उन्होंने चूने का प्रयोग नहीं किया। और इसके लिए तो एक कहावत भी है कि पानी जठे पाताल मेर नारी नारी नैना कोर, पानी जठे पाताल मेर नारी नारी नैना कोर, यानी जैसलमेर में पानी केवल दो जगह मिलेगा आपको, या तो पाताल में मिलेगा या फिर नारी के या महिलाओं के आंखों में मिलेगा, और कहीं भी जैसलमेर में पानी नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने इसके निर्माण से संबंधी बातें करी। अब हम बात करेंगे कि ये जो दुर्ग है इसको चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है, यानी आवासीय किला। पहला हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था, उसमें देखा गया कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जो है लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ था। लेकिन चित्तौड़ के बाद दूसरा जो है लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो ये जैसलमेर, तो दूसरा लिविंग फोर्ट, दूसरा लिविंग फोर्ट, यानी दूसरा राजस्थान का दूसरा जो है सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है, तो वो जैसलमेर का किला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके और जो है दोहरा दोहरा परकोटा है। कितना है? दोहरा, यानी दोहरा परकोटा है, जिसको जो है कमरकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कमरकोट। यानी इसके चारों ओर क्या है? दोहरा परकोटा, दोहरा दोहरा परकोटा, और इसको कमरकोट कहा जाता है। दोहरे परकोटे को क्या कहा जाता है? कमरकोट। तो दोहरा परकोटा उसको कमरकोट, और इसका जो मुख्य एंट्री गेट है उसको अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। और हर जो दुर्ग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसका जो है एंट्री गेट कौन सा होता है। लगभग सभी किलों में जो है अलग अलग एंट्री गेट होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे गेट होते हैं। तो गेटों के बारे में इतना नहीं है, तो इसका मुख्य जो गेट है वो अक्षय पोल कौन सा है? अक्षय पोल। अक्षय पोल क्या है? जो मुख्य प्रवेश द्वार कहें या मुख्य द्वार इसका कह सकते हैं हम, तो कौन सा है? अक्षय पोल। अच्छा, अब हम जब से दुर्ग पढ़ रहे हैं ना, तो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, अबुल फजल। अबुल फजल ऐसा व्यक्ति है जिसने हर दुर्ग के बारे में कुछ ना कुछ तो टिप्पणी करी है। ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा हो। तो कुछ ना कुछ तो कहेगा, इसके बारे में भी कहा है, इसके बारे में भी कहा है। हो सकता है किसी ने कहा उससे कि भाई तुझे जैसलमेर किले में जाना है, गया होगा बेचारा, और उसको वहां जाने में इतनी परेशानी हुई होगी कि उसने उसने एक कहावत कही, जो जैसलमेर का किला है उसके बारे में। क्या कहा उसने? उसने कहा कि घोड़ा कीजिए काठ का, यानी आप जब जैसलमेर किले में जाओ ना, तो घोड़ा काठ का यानी लकड़ी का होना चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण। पग यानी पैर, पाषाण यानी पत्थर के होने चाहिए। आप अगर जैसलमेर किले में जा रहे हो तो आपके पग कैसे होने चाहिए? पाषाण के, पत्थर के होने चाहिए। घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का। बख्तर यानी हमारे जो वस्त्र हैं या हमारा कवच है, हमारे जो वस्त्र है कैसे होने चाहिए? लोहे के, तब पहुंचे जैसा। क्या कहावत बनी? घोड़ा कीजिए काट कान, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे कान, तब पहुंचे जैसाण। तो ये कहावत किसने गई थी? अबुल फजल ने गई थी। किसके बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था। तो उन्होंने तो कहा कि भाई साहब, आपके पास अगर लकड़ी का घोड़ा है तो ही आप जैसलमेर जाइए, वरना आप नहीं पहुंच सकते। अगर आपके पास पत्थर के पैर है तो ही जाए, वरना नहीं पहुंच सकते। अगर आपके कपड़े जो लोहे के हैं, कवच लोहे का है, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं, वरना आप जैसलमेर दुर्ग में तो नहीं पहुंच सकते हैं। तभी ये जो है कई आक्रांताओं से बचा हुआ रहा कई सालों तक। तो ये जो है अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही थी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। आगे जो बात आती है कि सॉरी, आगे हम बात करें स्थापत्य कला कि इसके अंदर जो है स्थापत्य कला किस प्रकार से है। देखो एक बार,
हाँ, आगे हम बात करेंगे स्थापत्य की। स्थापत्य में हम क्या करेंगे, एक एक करेंगे। पहले करेंगे इसके अंदर महल कौन से हैं, तो प्रमुख महल। प्रमुख महल, प्रमुख महल में अगर हम देखें, प्रमुख महलों के अंदर अगर हम देखें, अच्छा इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले महल पढ़ेंगे, फिर मंदिर पढ़ेंगे, फिर और कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो महलों में अगर हम देखें तो एक है इसमें, इसके अंदर सर्वोत्तम विलास। कौन सा, सर्वोत्तम विलास, या इसको शीश महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीश महल। कौन सा महल, शीश महल। कौन सा महल, शीश महल। पहला महल कौन सा पड़ा, सर्वोत्तम विलास, जिसको शीश महल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक मोती महल है। कौन सा महल है, मोती महल है। एक इसके अंदर रंग महल है, रंग महल। कौन सा महल, रंग महल है इसके अंदर। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है जवाहर विलास है। कौन सा विलास, जवाहर विलास। कौन सा है, जवाहर विलास। जवाहर विलास कहां पर है, जैसलमेर फोर्ट में। जवाहर फोर्ट जो है इसके अंदर है। और जो है इसके अंदर एक गजविलास भी है। बात करें, बहुत सारे हैं इसके अंदर, मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं हम। गजविलास, कौन सा विलास, गजविलास। गजविलास जो है इसके अंदर स्थित है। तो ये जो है इसके अंदर प्रमुख महल है। बहुत सारे महल हैं इसके अंदर, लेकिन हमने मुख्य मुख्य जो है ये पढ़े हैं कि इनके अंदर जो है सर्वोत्तम विलास है, जिसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। मोती महल भी है इसके अंदर, रंग महल भी है, जवाहर महल भी है, और गजविलास भी है। तो ये इसके अंदर प्रमुख महल हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो है मंदिर, कि जैसलमेर दुर्ग के अंदर जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। प्रमुख मंदिर देखिए, तो प्रमुख मंदिरों में अगर हम देखें तो इसके अंदर एक सूर्य सूर्य मंदिर है। क्या है, और सूर्य मंदिर अगर हम देखें तो हमें लगभग सभी जगह जो देखने को मिल जाते हैं। सूर्य मंदिर है। इसके अलावा जो है इसके अंदर जैन मंदिर बहुत सारे हैं। एक पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अलावा इसमें जो है शंभुनाथ का मंदिर है, ऋषभ देव का मंदिर है। कौन कौन सा, शंभुनाथ मंदिर है। इसके अंदर जो है ऋषभ देव मंदिर है। ऋषभ देव मंदिर जो कि सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें सबसे प्राचीन जो है ये माना जाता है ऋषभ देव मंदिर। इसके अंदर जो है सॉरी, ये ना ये सबसे प्राचीन ऋषभ देव मंदिर। और इसके अलावा आदिनाथ मंदिर है। आदिनाथ ये भी एक जैन मंदिर है, आदिनाथ मंदिर। ये क्या है, सबसे प्राचीन है इनमें, प्राचीन। तो ये जो सबसे प्राचीन इनमें ये मंदिर है। इसके अलावा देखें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है इसके अंदर। मंदिर बहुत सारे हैं इसके अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण के इसके अंदर स्थित है। और जो सौभाग्य माता का मंदिर भी है। कौन सी माता का,
शिवांग्या माता। और ये क्या थी, इनकी कुल देवी थी, क्या थी, कुल देवी। शिवांग्या माता, इनका मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जो कि इनकी कुल देवी थी। ठीक है, आगे देखो, इसमें जो है टिकम महल, टिकम में जो है मंदिर भी स्थित है, टिकम राम मंदिर भी स्थित है। और नीचे नहीं दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा, ठीक है कोई नहीं। तो टिकम राम मंदिर भी जो है इसके अंदर स्थित है। अब हम इसके अंदर और बातें करते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक संग्रहालय है, क्या है, संग्रहालय। इसके अंदर एक क्या है, संग्रहालय है, जिसका नाम है जिन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार। जिन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पर है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर। तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर ये स्थित है, जहाँ पर जो है 10 वैकालिक जो है सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ रखा हुआ है। और जो है ओस जो है ओस नियुक्ति वर्ती जो है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये था यहाँ पर संग्रहालय। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर हम पढ़ते हैं, यहाँ के साके, कि यहाँ पर वो जो साके हुए थे किस प्रकार से हुए थे, क्या हुए थे, वो देखेंगे। तो यहाँ पर 2.5 साके हुए थे, कितने साके, 2.5 साकों का मतलब क्या है, एक तो भाई शाखा के पूरा शाखा, जैसे 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, इसके अंदर 2.5 हुए, 2 तो पूरे हुए, 1 आधा हुआ। तो किस प्रकार से वो, देखो एक बार, प्रथम शाखा, देखो इसके अंदर प्रथम जो शाखा है वो 1312 13 के अंदर होता है। कब होता है, 1312 13 के अंदर। कब होता है, 1312 13 के अंदर। और यहाँ पर जो मूलराज नाम का एक जो है शासक होता है, कौन होता है, मूलराज, मूलराज, मूलराज होता है, वहां पर शासक होता है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यहाँ पर आक्रमण करता है। और जो है मूलराज के टाइम जो है ये पहला साका यहाँ पर होता है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अलाउद्दीन का आक्रमण होता है 1312 13 के अंदर मूलराज के टाइम। और ये महिलाएं यहाँ पर जोहर करती है और पुरुष केसरिया करते हैं। और ये जो है इस जैसलमेर दुर्ग का प्रथम साका हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा साका, दूसरा साका, जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाखा। तो दूसरा शाखा होता है 1331 के अंदर। कब होता है, 1331 में। जैसलमेर दुर्ग का दूसरा जो शाखा होता है 1331 के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है शासक कौन होता है, दुर्जन साल, कौन होता है, दुर्जन साल कौन होता है, दुर्जन साल, शासक होता है दुर्जन साल। और दुर्जन साल के टाइम जो है तुगलक शासकों का, फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक क्या कर देता है, यहाँ पर आक्रमण करता है। और उस टाइम जो है महिलाएं जौहर करती है और पुरुष केसरिया करते हैं। और यहाँ पर जो है ये दुर्जन साल के टाइम जो है फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के टाइम का जो शाखा होता है वो कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे अर्ध शाखा, अर्ध शाखा। अर्ध शाखा क्यों हुआ था, भाई शाखा होता है, ये पूरी बात होगी कि भाई या तो करो मरो वाली स्थिति, या तो हम अगले वाले को मार देंगे या खुद मर जाएंगे, वही होता है। तो ये स्थिति होती थी।
तो उसमें शाका होता था, लेकिन अर्ध शाका क्यों हुआ? तो इसमें एक ये बात आती है कि अर्ध शाका के टाइम क्या हुआ कि वहां पर शासक थे लूणकरण। जैसलमेर के शासक कौन थे? लूणकरण। लूणकरण लूणकरण जो शासक थे वो कंधार का एक व्यक्ति आता है। कंधार का एक यूं कहें कि जो है आक्रमणकारी नहीं कह सकते हम उसको, पहले आक्रमणकारी के रूप में नहीं आया था। अमीर अली नाम का एक व्यक्ति आता है। अमीर अली कौन? अमीर अली। अमीर अली नाम का एक व्यक्ति आता, कहां से आता है? कंधार से। कंधार से दिख रहा है? हाँ, कंधार से एक व्यक्ति आता है, क्या नाम होता है? अमीर अली। किसके टाइम? लूणकरण के टाइम। और अमीर अमीर अली जो होता है, एक मिनट, ये दिख रहा है? एक मिनट, हाँ ठीक है भाई, बोर्ड वाली समस्या बहुत भारी है, क्या करें। लूणकरण के टाइम कौन आता है? ये जो, इसको मैं ना इधर लिख रहा हूँ भाई, इधर लिख रहा है। इसके टाइम एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या होता है? अमीर अली। कहां से आता है? कंधार से। अफगानिस्तान, कंधार से आता है और कहता है कि मुझे शरण दो। क्या दो? शरण। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है और कंधार से आकर कहता है कि मुझे क्या दो? शरण दो। तो ये शरण ले लेता है किसके पास? लूणकरण के पास। और हमारे राजस्थान के राजाओं की सबसे बड़ी जो कोई खूबी थी ना, तो ये थी कि वो अगर दुश्मन का बेटा भी है, दुश्मन का भाई भी है, तो उसको क्या दे देते? शरण दे देते थे। तो यानी शरणागत रक्षार तो जो है राजस्थान के जो शासक है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उन्होंने क्या करा कि अमीर अली को जो है शरण दे दी। किसको दे दी? अमीर अमीर अली को। अमीर अली जो है जैसलमेर दूर के अंदर रहने लगा, उसने सारी चीजें देख ली और लूणकरण ने जो है उसको अपना भाई मान लिया था कि भाई की तरह रहते दोनों, और दोनों जो है सेटल हो रखे थे। एक टाइम क्या हुआ कि ये बात है 1550 के लगभग, 1550 के अंदर। 1550 के अंदर यूं होता है कि जो लूणकरण होता है वो कई बार बाहर जाने के लिए सोचता है कि मैं बाहर जा रहा हूं। तो अमीर अली कहता है कि ऐसा करो कि हमारी जो महिलाएं हैं या हमारी जो बेगमें हैं उनको जो है आपके घर की जो महिलाएं उनसे मिलवा देते हैं, यानी हम दोनों भाई जैसे हैं, तो वो भी आपस में मिल लेंगी तो रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो लूणकर ने कहा ठीक है। तो कहा कि आप जाओ, लेके आ जाओ। हम लूणकर ने कहा हम खुद बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, और आप भी जाओ अपनी बेगमों को लेके आ जाओ, यहाँ छोड़ दो और वो मिल लेंगी हमारी महिलाओं से, तो जो है हमारा रिश्ते जो है अच्छे हो जाएंगे। कहा ठीक है। तो लोन करने जाते हैं, लोन कर तो चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो वहां की महिलाएं होती है जैसलमेर दुर्ग के अंदर, वो तो होती है केवल महिलाएं होती है, पुरुष नहीं होते वहां पर। तो जैसे ही ये अमीर अली जाता है अपने साथियों के पास, तो इसके साथियों को कहता है कि चलो हमें कांधार चलना है और वहां से हमारी बेगमों को लेके आना है, जो कि यहाँ की जो स्त्रियां हैं उनसे मिलेगी, यहाँ की जो रानियां उनसे मिलेगी और हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है, वो इनसे कहता है कि भाई बेगमों को मिलाने की क्या जरूरत है, दुर्ग के अंदर केवल महिलाएं हैं, पुरुष बाहर गए हैं, तो हम इस दुर्ग पर अटैक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अटैक। तो ये अमीर अली कहता है कि नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो है लूणकरण का लूण खाया है, इसके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कहता कि छोड़ो ना इन बातों को, सैद्धांतिक बातें हैं ये, प्रैक्टिकल सोचो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। और जैसलमेर जितना बड़ा दुर्ग, जिस पर कोई जो है अधिकार नहीं कर पाया, उस पर हम अधिकार करेंगे। तो इस पर अटैक कर देते हैं, सारी महिलाओं को जो है मार देते हैं और हम उस पर अधिकार कर लेंगे, जब लूणकरण आएगा उसको सल्टा देंगे। तो इस प्रकार की बातें जो है चल रही थी। सॉरी। हाँ, तो
इस टाइम ये बातें हो गई। अब तो कहते ये फिर अमीर अली कहता है कि ठीक है चलो हाँ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इसको भी ये कहीं ना कहीं आइडिया सही लगा कि हम दूर के अंदर केवल महिलाएं हैं, वहां पर अटैक कर देंगे, उनको मार देंगे, पुरुष है नहीं, लड़ना पड़ेगा नहीं। पुरुष है भी तो कितने हैं, 60 70 80 होंगे, हम अपनी सेना लेके जाएंगे और उनको सल्टा देंगे। तो अब जब महिलाएं होती थी वो क्या होता था, पहले पालकियों के अंदर आया करती थी, यानी 4 आदमी उसको उठाते कंधों पर और वो बीच में बैठी रहती और फिर उनमें आते, क्योंकि परिवार की महिलाएं हैं, पैदल तो आएंगी नहीं आम महिलाओं की तरह, तो पालकियों में आती। तो उन्होंने जो है कुछ पालकियां तैयार की और उसके अंदर जो है तलवार सहित सैनिक बैठा दिए, और सैनिक बैठा के कहा कि हम सीधे दुर्ग के अंदर जाएंगे और दुर्ग के अंदर जितने भी आदमी उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे और दुर्ग पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो अमीर अली अब क्या करता है, पालकियां तैयार करवाता और जाता है। जैसे ये मुख्य गेट की तरफ जाते हैं, इनकी पालकियां जाती है, तो वहां पर जो गार्ड होते हैं या जो वहां पर जो गेट में जो गेटमैन होते हैं वो रोक लेते हैं। उनको डाउट हो जाता है कि इसमें मामला तो कुछ और ही लग रहा है, तो रोकते हैं। तो क्या होता है कि अमीर अली कहता है कि आपने क्यों रोका, कि उन्होंने कहा कि हमें जो है पालकी के अंदर देखना कि क्या है। तो अमीर अली ने कहा ये क्या बदतमीजी है, आप कैसे देख सकते हो हमारी बेगमों को, हम आपकी औरतों को नहीं देखते, आप कैसे देख रहे हो, आप नहीं देख सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गेटमैन ने कहा नहीं, हमें तो डाउट है तो हमें देखना पड़ेगा। अब अमीर अली को लगा कि अगर यहाँ पर ये चेक कर लेगा तो इसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर महिलाएं तो नहीं है, सैनिक है, और मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो यहीं से मारकाट स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से फिर जो है अमीर अली क्या करता है, ऑर्डर देता है और सारे जो सैनिक होते हैं वो पालकियों से बाहर निकलते हैं और वहां पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही दुर्ग के अंदर पता चलता है कि जो है अटैक हो गया है, तो अंदर के जो सारे पुरुष होते हैं और जो सारे महिलाएं होती हैं वो इकट्ठा हो जाती है कि हमारे दुर्ग पर अटैक हो गया, लूणकरण जो है यहाँ पर है नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब जब ये ऐसी स्थिति होती कि हम जीत नहीं सकते, क्योंकि भाई उस टाइम लूणकरण की सेना नहीं थी, वो बाहर गए हुए थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो जीतने के चांस कम थे और इसके पास ज्यादा सेना ज्यादा थी। तो अब क्या किया जाए, कहा कि भाई करो और मरो की स्थिति है, तो हम क्या करेंगे। महिलाओं ने कहा कि अब किसी ने कहा जोहर कर लेते हैं, महिलाओं को जोहर करवा दो, हम केसरिया कर लेंगे। कहा कि जोहर करने का जो वक्त नहीं है, करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हवन करना पड़ेगा। हवन जो है लकड़ियां जलने में टाइम लगेगी, फिर हम इसके अंदर कूदेंगे, तब तक दुश्मन जो है दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आ जाएगा, हमें जो है जोहर करने ही नहीं देगा। तो फिर क्या किया जाए। तो महिलाओं ने इकट्ठी होकर कहा कि आप जो है हमारे सिर काट दो, अन्यथा वो हमें उठा के ले जाएंगे और हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आप क्या करो, हमारे सर काट दो, हमें आप ही मार दो, इससे पहले कि वो मारे। तो यहाँ पर क्या होता है, उन महिलाओं के जो है वो जहाँ जो सैनिक होते हैं अंदर ही जो है सिर काट, और वहां पर जो है बाद में पुरुष क्या करते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं और अमीर अली की सेना से लड़ते हैं और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अंत में जो है जीत इन्हीं की होती है और इस प्रकार से ये आधा साका होता है। तो यहाँ पर जैसलमेर दुर्ग के अंदर 2.5 साके हुए थे, तो इस प्रकार से ये 2.5 साके हमने पढ़े। तो एक बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है 2.5 साकों के अंदर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। तो इस प्रकार की बातें हमको याद रखनी है। आगे देखो, अब हम जो है इसकी अंतिम कड़ी की ओर पढ़ते हैं और इसके उपनाम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उपनाम। क्या पढ़ते हैं, उपनाम। तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णगिरी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सोने के जैसे पीले पत्थरों से बना हुआ है। तो पीले पत्थरों से बना हुआ है, इसका मतलब स्वर्णगिरी दुर्ग। ठीक है, इसे गलियों वाला किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गलियों वाला किला। गलियों वाला किला भी इसको कहा जाता है। और इसे
जो है राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान, राजस्थान का अंडमान। कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को। ठीक है, राजस्थान का अंडमान भी इसको कहा जाता है। कौन से दुर्ग को? जैसलमेर दुर्ग को। और इसको इसका एक और उपनाम है, अच्छा हाँ, रेत में लंगर डाले। जहाज। ऐसा लगता है इसको देखने पर कि जो है रेत में जो या रेगिस्तान के अंदर एक जहाज है जिसने लंगर डाल रखी है या वो रुका हुआ है। यानी समुद्र में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक रेगिस्तान के अंदर जो है जहाज रुका हुआ है। तो इस प्रकार से ये प्रतीत होता है। तो रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के जैसा कौन सा दुर्ग दिखता है? तो जैसलमेर दुर्ग हमें दिखता है। ये मैंने बताया था, ट्राइंगल जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ है, त्रिकोटाकार। तो इसलिए उसको जो है त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है इसको, पहाड़ी के कारण। किसके कारण? पहाड़ी के कारण। और इसको जो है भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटियों की मरोड़। द एटीट्यूड ऑफ भाटी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जैसलमेर दुर्ग के बारे में। और अगला वीडियो जो है किसी अन्य जो है दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।